दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी में जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और शायद कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर के साधारण घर में पैदा हुआ, लेकिन बड़ा होकर पूरी दुनिया को हिला देने वाला बन गया। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सपने देखने वाला लड़का जो कलाकार बनना चाहता था बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक। तो चलिए इस अंधकारपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। 20 अप्रैल 1889 की सुबह ऑस्ट्रियाई हंगरी साम्राज्य के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में एक बच्चे की आवाज गूंजी। इस बच्चे का नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह नन्हा सा बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की नींद उड़ा देगा। एडोल्फ के पिता एलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे, सख्त, गुस्सैल और अपने बच्चों पर नियंत्रण रखने वाले। उनकी तीसरी पत्नी क्लारा पोल्जल एडोल्फ की मां थी, दयालु, प्रेमपूर्ण और अपने बेटे को दुनिया भर का प्यार देने वाली। एडोल्फ का बचपन आसान नहीं था। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता था। पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह सरकारी नौकरी करे, लेकिन छोटे एडोल्फ के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चित्र बनाना पसंद करता था, कलाकार बनने का सपना देखता था। स्कूल में एडोल्फ एक औसत छात्र था। शुरुआत में वो अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। टीचर कहते थे ये लड़का बुद्धिमान है लेकिन आलसी है और मेहनत नहीं करना चाहता। 1903 में जब एडोल्फ सिर्फ 13 साल का था, एक घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके पिता एलोइस की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग सोचते थे कि अब एडोल्फ खुश होगा क्योंकि पिता का सख्त नियंत्रण हट गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस घटना ने एडोल्फ के दिल में एक गहरा घाव बना दिया। पिता की मृत्यु के बाद एडोल्फ ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में बिना किसी योग्यता के वो स्कूल से निकल गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, वियना जाकर एक महान कलाकार बनना। 1907 में 18 साल का एडोल्फ हिटलर अपने सपनों को लेकर वियना पहुंचा। वियना उस समय कला और संस्कृति का केंद्र था। एडोल्फ का मानना था कि यहाँ वह अपने सपनों को साकार कर सकेगा। उसने वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी में दाखिले के लिए आवेदन दिया, लेकिन जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि उसमें प्रतिभा है, लेकिन उसके चित्रों में इंसानी आकृतियां कमजोर हैं। एडोल्फ ने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल फिर कोशिश की, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी। दूसरी बार भी रिजेक्शन। ये उसके लिए एक कड़वा सच था। वो कभी भी एक महान कलाकार नहीं बन सकता था। इसी बीच 1907 के दिसंबर में एक और दुखद घटना घटी। उसकी मां क्लारा का कैंसर से निधन हो गया। अब एडोल्फ पूरी तरह से अकेला रह गया था। ना पिता, ना मां, ना कोई सपना पूरा होने की उम्मीद। अब एडोल्फ की जिंदगी में अंधकार का दौर शुरू हुआ। पैसे खत्म हो गए थे। वो वियना की सड़कों पर भटकने लगा। कभी किसी हॉस्टल में रात गुजारता, कभी सड़क पर ही सो जाता था। भूख उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। अपना पेट भरने के लिए एडोल्फ ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वो वियना के मशहूर पर्यटन स्थलों के पोस्टकार्ड बनाता था और उन्हें पर्यटकों को बेचता था। कभी कभी छोटा विज्ञापन भी बनाता था, लेकिन इससे बस इतना पैसा मिलता था कि एक वक्त का खाना मिल जाए। वियना में रहते हुए एडोल्फ ने एक और चीज सीखी, नफरत करना। उस समय वियना के मेयर कार्ल लुएगर, जो यहूदी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते थे, एडोल्फ इन भाषणों को सुनता था और धीरे धीरे उसके मन में भी नफरत का जहर फैलने लगा। यह वियना का समय ही था जब एडोल्फ के मन में पहली बार यह विचार आया कि उसकी सारी समस्याओं के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। उसने कभी अपनी गलतियों को नहीं माना, हमेशा दूसरों को दोष देता रहा। 1913 में सैन्य सेवा से बचने के लिए एडोल्फ वियना छोड़कर म्यूनिख चला गया। वहां भी वह वही जिंदगी जी रहा था, गरीबी, अकेलापन और निराशा। लेकिन 1914 में एक ऐसी घटना घटी जिसने एडोल्फ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब एडोल्फ ने यह खबर सुनी तो पहली बार उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है। एडोल्फ ने तुरंत जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन दिया। 16वीं बवेरियन रिजर्व रेजिमेंट में उसका चयन हो गया। पहली बार उसे लगा कि वो किसी चीज का हिस्सा है। उसकी जिंदगी में अनुशासन और उद्देश्य आ गया था। युद्ध के मैदान में एडोल्फ ने बहादुरी दिखाई। वो संदेशवाहक का काम करता था। दुश्मन की गोलियों के बीच से दौड़कर महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाता था। ये काम बेहद खतरनाक था, लेकिन एडोल्फ इसे बिना डरे करता था। उसकी बहादुरी के लिए उसे 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया, पहले द्वितीय श्रेणी का, फिर प्रथम श्रेणी का।
एक कॉर्पोरल के लिए प्रथम श्रेणी का आयरन क्रॉस मिलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 1918 में एडोल्फ के साथ एक दुर्घटना हुई। यप्रेस की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना ने गैस अटैक किया। एडोल्फ की आंखों में जहरीली गैस लग गई और वह अस्थायी रूप से अंधा हो गया। जब वो अस्पताल में था तभी उसे पता चला कि जर्मनी युद्ध हार गया है। ये खबर एडोल्फ के लिए सबसे बड़ा झटका थी। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसे लगा कि जर्मनी के नेताओं ने देश के साथ धोखा किया है। उस दिन उसने तय किया कि वो राजनीति में आएगा और जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। युद्ध के बाद एडोल्फ म्यूनिख लौट आया। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। लोग भूखे थे, बेरोजगारी थी और राजनीतिक अस्थिरता थी। 1919 में सेना की तरफ से एडोल्फ को एक काम मिला, छोटे राजनीतिक दलों पर नजर रखना। इसी काम के दौरान वो जर्मनी वर्क्स पार्टी नामक एक छोटे से ग्रुप के संपर्क में आया। ये पार्टी बहुत छोटी थी, मुश्किल से 50-60 सदस्य थे, लेकिन इनके विचार एडोल्फ को पसंद आए। ये लोग वर्साई की संधि के खिलाफ थे, यहूदियों को दोष देते थे और जर्मनी को फिर से महान बनाने की बात करते थे। सितंबर 1919 में एडोल्फ इस पार्टी का सदस्य बन गया। उसे सदस्य संख्या 555 मिली, लेकिन जल्द ही पता चला कि एडोल्फ सिर्फ एक साधारण सदस्य नहीं रहने वाला था। एडोल्फ में एक खास गुण था, वो बेहतरीन भाषण दे सकता था। जब वो बोलता था तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी आवाज में जादू था, उसके शब्दों में जुनून था। धीरे धीरे लोग उसके भाषण सुनने के लिए आने लगे। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा गया, जिसे छोटे में नाजी पार्टी कहा जाने लगा। एक नया प्रतीक भी बनाया गया, लाल झंडे पर काला स्वास्तिक। 1921 में एडोल्फ ने पार्टी के अंदर एक तूफान मचा दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसे पार्टी का नेता नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ देगा। पार्टी के पुराने नेता जानते थे कि एडोल्फ के बिना पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे नेता बना दिया। अब एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का नेता था। उसने स्टर्म अबटाइलुंग नामक एक निजी सेना भी बनाई, जो उसके भाषणों की सुरक्षा करती थी और विरोधियों को डराती थी। 1923 तक एडोल्फ हिटलर को लगने लगा था कि वो बहुत शक्तिशाली बन गया है। जर्मनी की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी, महंगाई आसमान छू रही थी और लोग परेशान थे। 8 नवंबर 1923 की शाम को एडोल्फ ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बवेरिया की सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की। यह घटना बियरहाल पुट्श के नाम से प्रसिद्ध हुई। एडोल्फ और उसके 2000 समर्थक म्यूनिख की सड़कों पर निकले। उनका मानना था कि वो आसानी से सरकार पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। गोलीबारी शुरू हो गई। जब गोलियां चलने लगी तो एडोल्फ डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 16 नाजी मारे गए और कई घायल हुए। बियरहाल पुट्श पूरी तरह से असफल हो गया। अब एडोल्फ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अदालत में उसे 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन यह मुकदमा एडोल्फ के लिए एक अवसर भी बन गया। उसने अदालत में जो भाषण दिए उससे वो पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध हो गया। एडोल्फ को लैंड्सबर्ग जेल में रखा गया। यहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। उसे अपना कमरा मिला था, किताबें पढ़ने को मिली थीं और मिलने वाले भी आते रहते थे। जेल में रहते हुए एडोल्फ ने एक काम किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की, जिसका नाम था माइन कैम्प, यानी मेरा संघर्ष। इस किताब में एडोल्फ ने अपने सारे विचार लिख डाले। उसने लिखा कि जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहिए। उसने यहूदियों के खिलाफ जहर भरे शब्द लिखे। उसने लिखा कि जर्मन लोग सबसे श्रेष्ठ हैं और दूसरी सभी जातियां उनसे कमतर हैं। रुडोल्फ हेस नामक उसके एक समर्थक ने इस किताब को लिखने में उसकी मदद की। धीरे धीरे ये किताब तैयार होती गई, एक ऐसी किताब जो आने वाले समय में लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाली थी। एडोल्फ को सिर्फ 9 महीने जेल में रहना पड़ा। दिसंबर 1924 में उसे रिहा कर दिया गया। बाहर आके उसने देखा कि जर्मनी की हालत पहले से बेहतर हो रही थी। लोग उसे भूलने लगे थे। जेल से बाहर आने के बाद एडोल्फ ने नई रणनीति अपनाई। अब वो हिंसा के बजाय कानूनी तरीकों से सत्ता हासिल करना चाहता था। उसने अपनी नाजी पार्टी को दोबारा मजबूत बनाना शुरू किया। 1925 से 1929 तक एडोल्फ ने धैर्य से काम लिया। वो पूरे जर्मनी में घूम घूम कर भाषण देता रहा। धीरे धीरे उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। 1929 में माइन कैम्प की बिक्री भी तेजी से बढ़ी, लेकिन 1929 में एक घटना घटी जिसने एडोल्फ की किस्मत बदल दी। अमेरिका में शेयर बाजार का बड़ा क्रैश हुआ, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जर्मनी में फिर से बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और लोग परेशान हो गए। एडोल्फ ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने लोगों से कहा कि सारी समस्याओं की जड़ यहूदी हैं, कम्युनिस्ट हैं और वर्साई की संधि है।
उसने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आएगा तो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। 1930 के चुनाव में नाजी पार्टी को 18.3% वोट मिले। अब वो जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। एडोल्फ हिटलर अब एक राष्ट्रीय नेता बन गया था। 1932 में एडोल्फ ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। वो हिंडनबर्ग से हार गया, लेकिन उसे 36.8% वोट मिले। ये दिखाता था कि जर्मनी में उसकी लोकप्रियता कितनी बढ़ गई थी। जुलाई 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब एडोल्फ चांसलर बनने की मांग करने लगा। 30 जनवरी 1933 ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए काली तारीख के रूप में दर्ज है। इस दिन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। हिंडनबर्ग और दूसरे राजनेताओं को लगता था कि वो एडोल्फ को नियंत्रित कर सकेंगे। उन्होंने सोचा था कि कैबिनेट में नाजी कम होंगे, इसलिए एडोल्फ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। चांसलर बनते ही एडोल्फ ने अपनी असली तस्वीर दिखानी शुरू की। उसने तुरंत नए चुनाव की मांग की। उसका मकसद था संसद में पूर्ण बहुमत हासिल करना। 27 फरवरी 1933 की रात एक घटना घटी जिसने एडोल्फ को मनचाहा अवसर दे दिया। रैक्सटाग, जर्मन संसद की इमारत में आग लग गई। एडोल्फ ने तुरंत इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगाया। इस आग के बहाने एडोल्फ ने हिंडनबर्ग से इमरजेंसी पावर्स मांगे। रैक्सटाग फायर डिग्री पास हुई, जिससे नागरिकों के बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। अब एडोल्फ अपने विरोधियों को बिना किसी अदालती कार्रवाई के गिरफ्तार कर सकता था। 23 मार्च 1933 को एडोल्फ ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने संसद से इनेबलिंग एक्ट पास कराया। इस कानून ने एडोल्फ को संसद की मंजूरी के बिना कानून बनाने का अधिकार दे दिया। अब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया था। लोकतंत्र खत्म हो गया था और एक नए युग की शुरुआत हुई थी, नाजीवाद का युग। चांसलर बनने के बाद एडोल्फ ने बहुत तेजी से काम किया। उसने पूरी जर्मनी को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। सबसे पहले उसने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ नाजी पार्टी को काम करने की इजाजत थी। ट्रेड यूनियनों को बंद करा दिया गया था। अखबारों, रेडियो और फिल्मों पर सरकारी नियंत्रण हो गया था। एडोल्फ ने एसएस नामक एक विशेष पुलिस फोर्स बनाई। इसका काम था विरोधियों को खत्म करना और एडोल्फ की सुरक्षा करना। हिटलर यूथ नामक संगठन बनाया गया था, जिसमें बच्चों को नाजी विचारधारा की शिक्षा दी जाती थी। स्कूलों में नया पाठ्यक्रम लागू किया गया। बच्चों को सिखाया जाता था कि जर्मन लोग सबसे श्रेष्ठ हैं और यहूदी उनके दुश्मन हैं। हर जगह स्वास्तिक का निशान दिखाई देने लगा। 1934 में एडोल्फ ने अपनी पार्टी के अंदर ही सफाई की। नाइट ऑफ द लॉन्ग नॉइस के नाम से प्रसिद्ध इस घटना में उसने अपने पुराने साथी अर्नेस्ट रोम सहित कई नेताओं को मरवा दिया। अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। एडोल्फ ने तुरंत चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को मिलाकर खुद को फ्यूहर घोषित कर दिया। अब वो जर्मनी का सर्वोच्च नेता था। सत्ता हासिल करने के बाद एडोल्फ का अगला लक्ष्य था जर्मनी को फिर से एक महान सैन्य शक्ति बनाना। वर्साई की संधि में जर्मनी की सेना पर कई पाबंदियां लगाई गई थीं, लेकिन एडोल्फ ने इन सभी को तोड़ना शुरू किया। 1935 में उसने अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की। जर्मन सेना का तेजी से विस्तार होने लगा। नई टैंक, हवाई जहाज और हथियार बनाए जाने लगे। 1936 में एडोल्फ ने राइनलैंड पर कब्जा किया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। फिर चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड को हड़प लिया। यूरोप के दूसरे देश चुप रहे क्योंकि वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसी दौरान एडोल्फ ने यहूदियों के खिलाफ अपनी नीति तेज की। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून पास किए गए, जिनसे यहूदियों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए। 1938 में क्रिस्टालनास्ट की घटना हुई, जिसमें पूरी जर्मनी में यहूदियों की दुकानों और सिनागोगों को तोड़ दिया गया। एडोल्फ का मानना था कि जर्मनी को लेवेंसराउम यानी जीवन स्थान की जरूरत है। इसका मतलब था दूसरे देशों पर कब्जा करना ताकि जर्मन लोग के लिए जगह मिल सके। 1 सितंबर 1939 ये वो दिन था जब एडोल्फ हिटलर ने दुनिया को आग में झोंक दिया। इस दिन जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, लेकिन एडोल्फ की सेना बहुत मजबूत थी। बिल्जक्रीग यानी बिजली युद्ध की रणनीति से उसने तेजी से यूरोप के कई देशों पर कब्जा किया। 1940 में डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। यूरोप का बड़ा हिस्सा एडोल्फ के नियंत्रण में आ गया। लगता था कि वो अजेय है, लेकिन एडोल्फ ने एक बड़ी गलती की। 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा नाम के इस हमले से एडोल्फ को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा।
अब एडोल्फ के सामने दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां थीं, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर ने एक ऐसा काम किया जिसने उसे इतिहास का सबसे घृणित व्यक्ति बना दिया। उसने यहूदियों और दूसरे समुदायों के लिए फाइनल सॉल्यूशन की योजना बनाई। इस योजना का मतलब था यूरोप से सभी यहूदियों को खत्म कर देना। पूरे जर्मनी और कब्जे वाले इलाकों में कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए। ऑशविट्ज, दाचाऊ, बर्गन बेल्सन जैसे कैंप मौत के कारखाने बन गए। यहूदियों को ट्रेनों में भर भर कर इन कैंपों में भेजा जाता। वहां उन्हें भूखा रखा जाता, यातनाएं दी जाती और गैस चैम्बर में मार दिया जाता। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। सिर्फ यहूदी ही नहीं, जिप्सी, विकलांग लोग, राजनीतिक कैदी और युद्ध के कैदियों को भी मारा गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिससे लगभग 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य लोग मारे गए। ये सब एडोल्फ हिटलर के आदेश पर हो रहा था। वो मानता था कि जर्मन लोग श्रेष्ठ नस्ल हैं और दूसरे लोग उनसे कमतर हैं। उसकी इस सोच ने मानवता को शर्मसार कर दिया। 1942 से 1943 तक एडोल्फ हिटलर को लगता था कि वो जीत रहा है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। स्टेलिनग्राड की लड़ाई में जर्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। सोवियत सेना ने पलटवार शुरू किया। एक एक करके जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी हारने लगी। 1944 में अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने नॉर्मंडी में लैंडिंग की। अब एडोल्फ को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, पूर्व में सोवियत सेना और पश्चिम में अमेरिकी ब्रिटिश सेना। जर्मन शहरों पर बमबारी शुरू हो गई। बर्लिन, हैम्बर्ग, ड्रेसडेन जैसे शहर तबाह हो गए। जर्मन जनता अब एडोल्फ से नाराज होने लगी थी। एडोल्फ का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो अपने जनरलों पर चिल्लाता रहता। उसे लगता था कि सभी उसके साथ धोखा कर रहे हैं। वो ज्यादातर समय अपने बंकर में छुपा रहता था। 20 जुलाई 1944 को कुछ जर्मन अफसरों ने एडोल्फ को मारने की कोशिश की। एक बम धमाका हुआ, लेकिन एडोल्फ बच गया। इसके बाद उसका शक और भी बढ़ गया। 1945 की शुरुआत तक स्पष्ट हो गया था कि जर्मनी युद्ध हार रहा है। सोवियत सेना तेजी से बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। पश्चिम से अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं भी साथ दे रही थीं। एडोल्फ हिटलर बर्लिन के नीचे बने बंकर में छुप गया था। यह बंकर जमीन से 50 फीट नीचे था, जहां वो अपने वफादार साथियों के साथ रहता था। बंकर में एडोल्फ के साथ उसकी प्रेमिका एवा ब्राउन भी थी। एवा कई सालों से उसके साथ थी, लेकिन एडोल्फ ने इस रिश्ते को हमेशा छुपाया था। अप्रैल 1945 में स्थिति और भी खराब हो गई। सोवियत सेना बर्लिन को चारों तरफ से घेर रही थी। शहर में गोलियों की आवाज लगातार आ रही थी। एडोल्फ के सलाहकारों ने उससे कहा कि वो आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो जिंदा कभी नहीं पकड़ा जाएगा। 29 अप्रैल 1945 की रात को एडोल्फ ने एक आश्चर्यजनक फैसला लिया। उसने एवा ब्राउन से बंकर में ही शादी कर ली। ये एक छोटा सा समारोह था, जिसमें बस कुछ लोग शामिल हुए। शादी के बाद एडोल्फ ने अपनी वसीयत लिखी। उसमें उसने अपने सारे कामों को सही ठहराया और यहूदियों को दोष दिया। 30 अप्रैल 1945 ये दिन था जब एडोल्फ हिटलर की कहानी खत्म हुई। सोवियत सेना बर्लिन के बीचों बीच पहुंच गई थी। बंकर से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर गोलियां चल रही थीं। दोपहर के समय एडोल्फ ने अपने नजदीकी साथियों को अलविदा कहा। उसने कहा कि वो और एवा आत्महत्या करने वाले हैं। उसने आदेश दिया कि उनके शव जला दिए जाएं ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। करीब 3:30 बजे दोपहर में एडोल्फ और एवा अपने कमरे में गए। कुछ मिनट के बाद एक गोली चलने की आवाज आई। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा कि एडोल्फ ने अपने मुंह में गोली मार ली और एवा ने जहर खा लिया। एडोल्फ के आदेश के अनुसार उनके शव को बंकर से बाहर ले जाकर जला दिया गया। इस तरह दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हुआ। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। एडोल्फ हिटलर का सपना धूल में मिल गया था। दोस्तों, ये थी एडोल्फ हिटलर की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने गलत सपनों के कारण दुनिया को तबाह कर दिया। उसकी वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, शहर तबाह हुए और करोड़ों परिवार बर्बाद हो गए। एडोल्फ की कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला सबक, नफरत और भेदभाव कितनी खतरनाक हो सकती है। एडोल्फ ने एक समुदाय से नफरत करके लाखों निर्दोष लोगों को मार दिया। दूसरा सबक, तानाशाही कितनी घातक होती है। जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति आ जाती है तो वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। तीसरा सबक, लोकतंत्र की कीमत समझनी चाहिए। एडोल्फ ने लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता हासिल की, फिर लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। चौथा सबक, इतिहास को याद रखना जरूरी है। अगर हम अतीत की गलतियों को भूल जाएंगे तो वो दोहराई जा सकती हैं। आज भी दुनिया में कहीं न कहीं नफरत और भेदभाव के बीज बोए जा रहे हैं।
एडोल्फ हिटलर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें इन बीजों को पनपने से रोकना है। इंसानियत, प्रेम और भाईचारा ही हमारा रास्ता है। नफरत से नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम से ही नफरत को मिटाया जा सकता है। यही है एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होता है। धन्यवाद।